Right, the recording has begun. We're going to do part 2 of May June 2022 P2 variant 21. Right, so I've already taken it out for you guys. तला हम कर रहे हैं वही पेपर मई जून 2022 वेरिएंट 21। एक पार्ट करके मैंने वीडियो भी लगा दी है, दूसरा पार्ट आज करेंगे। आप लास्ट क्लास में थे परसों 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 कल तो क्लास हुई नहीं ना। बस वही वाला पेपर कर रहे हैं कंप्लीट। हाँ, वही 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 थोड़ा सा बच। ऑल राइट बेटे, कल नहीं थी ओके। जी बेटे, ये होगी मार्क्स स्कीम इसकी, ये पेपर है। हमने क्वेश्चन 3A तक कर लिया था, अब क्वेश्चन 3B देखो। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी कि ये क्वेश्चन आया है इस तरह। मैं आपका वो टॉपिक जो अक्सर बच्चों का वीक होता है, ये उसको मैं करवा सकूंगा। जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। Taxes are often placed on manufactured products, even those that are necessities with few substitutes. जी जयान, अच्छा आप आगे। मैं आज थोड़ा सा पेपर रह गए, 1.5 क्वेश्चन बाकी है, वो मैं करवा के आखिरी 20 मिनट में आप मुझे वो क्वेश्चन बताएंगे जो आप बार बार कहते हो, मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगा। ओके जयान? या या तो लेट्स गो टू 3B नाउ। Taxes are often placed on manufactured products, even those that are necessities with few substitutes. Discuss whether the incidence of a tax on a manufactured product always falls mainly on producer. अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। टैक्स बर्डन सही तरह दिखाना या कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस पे इफेक्ट दिखाना ज़रा उनको मुश्किल हो जाता है। अब दिस क्वेश्चन कैन बी डन थ्योरेटिकली विदाउट ग्राफ्स, लेकिन मैं चाहूँगा मैं आपको साथ साथ ग्राफ्स भी बना के दिखाऊं ताकि ये कॉन्सेप्ट फॉर वंस एंड फॉर ऑल हमारा क्लियर हो जाए। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन स्कीम। मार्क स्कीम किसको कैसे हल करना है वो कह रहे हैं डिस्कस करो, यानी बोथ साइड्स कंसिडर करो। whether the incidence of a tax यानी टैक्स का जो बर्डन है ऑन अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, हमेशा प्रोड्यूसर पे ज्यादा टैक्स का बर्डन पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, तो इसी को हमने चैलेंज करके सॉल्व करना है। अप टू 4 मार्क्स, एनालिसिस ऑफ हाउ मच टैक्स बर्डन फॉल्स ऑन प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो की टर्म है इंसिडेंस ऑफ टैक्स उसको समझा देते हैं ताकि हमें भी आंसर करना आसान हो जाए और एग्जामिनर को भी क्लियर कट स्केच मिल जाए कि ये बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है। इंसिडेंस मींस कितना टैक्स किसके ऊपर गिर रहा है, फॉल ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब भी प्रोडक्ट पे टैक्स लगे, इनडायरेक्ट होता है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे लगा हुआ है, जब भी टैक्स लगे उसका कुछ हिस्सा कंज्यूमर देता है, कुछ हिस्सा प्रोड्यूसर देता है। ये हमने अपने नोट्स में भी रिविजन्स में भी सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है। ये बात सबको क्लियर है? आई गेस इट इज। इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स, आपने स्टार्ट ऐसे करना है। इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स मींस हाउ मच ऑफ अ टैक्स इज पेड बाय प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले 4 मार्क एनालिसिस के कि प्रोड्यूसर पे किस तरह इसका इफेक्ट पड़ेगा। उससे पहले हमें बताना पड़ेगा दिस इंसिडेंस ऑफ टैक्स will be determined by PED and PES of the manufactured product. If demand is inelastic, greater burden will be lesser burden will be on producer and greater burden will be on consumer, as they will not be able to switch away from the product even when price rises. फिर बताएंगे जी, it will depend on PD. If demand is elastic, greater burden या incidence of tax will be on producer and lesser burden will be on consumer. अभी तक ये बात समझ आ रही है? मैं आपको ग्राफ बना के अब दिखाना चाह रहा हूं, मुझे बताएं थ्योरेटिकली ये बात समझ आ गई है कि नहीं? यस, आपने यस कहा है? जी बच्चों, आई कुड नॉट हियर यू प्रॉपर्ली। हो गया क्लियर? चलें, गुड। आई होप द रेस्ट आर ऑल्सो एज क्लियर एज यू आर। लेट मी जस्ट टेक आउट एन एम्प्टी डॉक्यूमेंट और उसके ऊपर मैं आपको इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक
इनइलास्टिक डिमांड कर्व लगा के जी कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है और सप्लाई बढ़ रही है, ये बात। ये तो ऑटोमेटिकली जब आप एक्सप्लेन करोगे ना इस ग्राफ को अगर बनाया, तो ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाएगा। एंड यस, व्हाई नॉट, देयर इज नो हार्म इन दैट। जी। अच्छा जी। जी, अस्सलाम वालेकुम नजफ एंड अब्दुल वहीद, ये क्वेश्चन देख लो। हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। Taxes are often placed on manufactured products, even those that are necessities with few substitutes. Discuss whether the incidence of tax on a manufactured product always falls mainly on producer. तो हम इसमें पहले उनको बताएंगे incidence of tax means how much of tax is being paid by producer or consumer, right? Up the incidence is determined by PED and PES of the manufactured products here. If demand is inelastic, greater will be the burden on consumer and smaller will be the burden on producer. Whereas if demand is elastic, greater will be the burden on producers and smaller will be the burden on consumers. थ्योरेटिकली आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इवन विदाउट ड्राइंग दिस ग्राफ, बट एहतियातन मैं आपको ग्राफ बना के सिखा रहा हूँ। अब जी पहले केस में मैंने एक इनइलास्टिक डिमांड कर्व लगाया वर्टिकल सा, जबकि सप्लाई कर्व मैंने नॉर्मल लगा दिया। इक्विलिब्रियम बना, प्राइस पहली बनी हमारी और क्वांटिटी बन गई। यू ऑल नो दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस शिफ्ट सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट बिकॉज ऑफ राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इक्विलिब्रियम अब E1 पे आया, प्राइस बढ़ के P1 पे गई और क्वांटिटी जो है वो Q1 पे आ गई। अब जी वर्टिकल डिस्टेंस एट द न्यू क्वांटिटी बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स इज द पर यूनिट टैक्स A to E1। इसको जब मैं प्राइस एंड क्वांटिटी लाइन पे स्ट्रेच करता हूं तो हमें टोटल टैक्स मिल जाता है। अब मेरे बच्चों बीच में एक पॉइंट दे दीजिएगा यहाँ पे B। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है, जितनी प्राइस बढ़ी है वो है कंज्यूमर बर्डन और नीचे वाला हिस्सा है प्रोड्यूसर बर्डन। अब बताएं रिलेटिवली किस पे ज्यादा बर्डन पड़ रहा है इन इलास्टिक डिमांड में? कौन सा रेक्टेंगल पड़ा है? कंज्यूमर। तो अगर आप इस ग्राफ को बनाओ तो एक्सप्लेन करो कि एज अ रिजल्ट ऑफ द टैक्स supply curve shifted to S1, price rose to P1 and producers end up receiving just P2 price. अब जी as seen in the graph कितना हिस्सा जा रहा है कंज्यूमर पे? P1, E1, B, P। कितना प्रोड्यूसर पे जा रहा है? P, B, A, P2। कंज्यूमर्स बर्डन इज ग्रेटर, प्रोड्यूसर्स बर्डन इज स्मॉलर। समझ आ गया बच्चों या कोई कंफ्यूजन? डेट वेट लॉस लिख दो बेटे, लेकिन इसमें सिर्फ बर्डन पूछा हुआ है, सो दैट विल बी आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। मार्क एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन यस क्वालिटी ऐड होती है, लिख दीजिएगा। समझ आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन? अगले ग्राफ में आई एम ड्रॉइंग अ रादर इलास्टिक कर्व। जस्ट मेक श्योर कि काफी इलास्टिक और इनइलास्टिक बनाइएगा ताकि आप सही तरह दिखा सकें। ऑलमोस्ट मैंने हॉरिजॉन्टल लगा दिया। अब बच्चे क्योंकि ऐसा बनाते हैं सप्लाई कर्व की भी हॉरिजॉन्टल लगाते हैं, नहीं, सप्लाई की इलास्टिसिटी अभी हम चेंज नहीं कर रहे, उसको नॉर्मल रखें। इक्विलिब्रियम बना, प्राइस बनी, क्वांटिटी बनी। अब सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा ड्यू टू टैक्स। इक्विलिब्रियम E1 पे आ गया, प्राइस बढ़ के P1 पे चली गई और क्वांटिटी Q1 पे आ गई। वर्टिकल डिस्टेंस एट द न्यू क्वांटिटी Q1 इज A to E1 which is the per unit tax amount। इसको जब मैंने स्ट्रेच किया प्राइस लाइन की तरफ, ये टोटल टैक्स बन गया। बीच में डिवाइड हो रहा है जहाँ पे, उसको B पॉइंट मैंने दे दिया। ऊपर वाला कंज्यूमर बर्डन, नीचे वाला प्रोड्यूसर बर्डन। इस केस में देखो प्रोड्यूसर्स पे बर्डन ज्यादा पड़ रहा है। समझ आ गया बच्चों?
अब अगेन इफ यू डू नॉट ड्रॉ द ग्राफ्स, उसने मांगा नहीं हुआ, यू कैन स्टिल स्कोर ऑल 12, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कर लें इन ग्राफ्स की आज। और सप्लाई की बस अब कमेंट दे दीजिएगा, इफ सप्लाई इज inelastic, greater will be the burden on producer. If supply is elastic, greater will be the burden on consumer. हमेशा दोनों का सेम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। डिमांड इनइलास्टिक हो तो कंज्यूमर पे ज्यादा बर्डन है, डिमांड इलास्टिक हो प्रोड्यूसर पे ज्यादा बर्डन है। इसी तरह सप्लाई इनइलास्टिक हो प्रोड्यूसर पे ज्यादा बर्डन है, सप्लाई इलास्टिक हो कंज्यूमर पे ज्यादा बर्डन है। ये कॉन्सेप्ट है, किसी बच्चे को समझ ना आ रहा, क्या बनाने से? आई थिंक इसी तरह अटेम्प्ट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इन डायग्राम्स में बच्चे बहुत वीक होते हैं इसके, तो आई एम गिविंग यू द ऑप्शन कि अगर उसने नहीं मांगा हुआ ड्रॉ करना तो बेशक सिर्फ थ्योरी बता दे। अब मैं आपको मार्क्स स्कीम दिखाऊंगा, सिर्फ थ्योरी में ही सारा स्कोर है, लेकिन इन ग्राफ्स के थ्रू ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ द आंसर बिकम्स मेनी फोल्ड्स। समझ आ गया बच्चों? जी जी, एक मिनट, काफी सारे बच्चे आए हैं, आई विश दे हैड कम ऑन टाइम, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास। हारून विरक, तुम कहाँ हो मेरा बेटा? यू प्रॉमिस्ड मी यूल अटेंड ईच एंड एवरी क्लास एंड यू जस्ट टुक वन क्लास मे बी, और उसके बाद से गायब हो गए हो। हाँ बेटे, हर बच्चा कह रहा है, लेकिन व्यूज कोई 4 होते हैं, कोई 3 होते हैं, कहीं कहीं 30 होते हैं। चलें, ऑल राइट सर, अब मान लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट जी। जी चमन, आप क्या पूछ रहे थे बेटे, दोबारा बताइए। मैंने आपको ये लास्ट क्लास में लिखवाए भी थे, रिमेंबर, जब हम पास्ट पेपर स्टार्ट करने से पहले मैंने ये सारे बर्डन्स आपको लिखवाए थे, ठीक है, तो उसको जरा दोबारा देखना। जब भी जो चीज इनइलास्टिक होना, जैसे डिमांड इनइलास्टिक है, आप मुझे बताएं किस पे बर्डन ज्यादा जाना चाहिए? लॉजिकली कंज्यूमर पे और प्रोड्यूसर पे थोड़ा। डिमांड इलास्टिक हो, किस पे बर्डन जाना चाहिए ज्यादा लॉजिकली? डिमांड इलास्टिक हो, समझ आ गया ना? कंज्यूमर छोड़ देगा, महंगी होगी टैक्स लगेगा, वो छोड़ देगा प्रोडक्ट को, प्रोड्यूसर को ज्यादा बर्डन बेयर करना पड़ेगा। अब सप्लाई का ताल्लुक प्रोड्यूसर से होता है, अगर सप्लाई इन इलास्टिक है किस पे बर्डन जाएगा चमन? नहीं, आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं हो रहा। देखो, डिमांड इज रिलेटेड टू कंज्यूमर, जब डिमांड इन इलास्टिक है तो टैक्स का बड़ा हिस्सा किसको बर्दाश्त करना पड़ेगा? जैसे स्मोकर्स वगैरह होते हैं, उनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है सिगरेट्स की, प्रोड्यूसर सारा प्राइस उन पे पास कर देते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं? तो डिमांड अगर इन इलास्टिक है, किस पे बर्डन जा रहा है बच्चे? यस। और अगर डिमांड इलास्टिक हो, किस पे बर्डन जा रहा है? यस, सप्लाई इन इलास्टिक हो, प्रोड्यूसर अब सप्लाई नहीं रोक पा रहा, इवन इफ प्राइस हैज रिजन और डिमांड कम हुई है, लेकिन वो सप्लाई रोक नहीं पा रहा, इन इलास्टिक सप्लाई है, किस पे बर्डन जाना चाहिए? प्रोड्यूसर। और अगर सप्लाई इलास्टिक है, कंज्यूमर पे। अब आपको मेरे ख्याल समझ आ गया। यस, तो दैट्स इट। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम, मैं एक बार फिर क्वेश्चन दिखा रहा हूं और उसका एक स्केच लेते हैं और फिर इसकी वैल्यूएशन जाके करते हैं। उसके ऊपर लिखा है जी, टैक्सेस आर ऑफन अच्छा, ये बात मुझसे मिस हो गई थी, टैक्सेस आर ऑफन प्लेस्ड ऑन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इवन दोज दैट आर नेसेसिटीज विद फ्यू सब्स्टिट्यूट्स। इस केस में डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक या इनइलास्टिक? सब्स्टिट्यूट्स भी बहुत कम है, तो बोले शाबाश, इनइलास्टिक, तो इसमें बर्डन ज्यादा कंज्यूमर पे जाएगा, प्रोड्यूसर पे कम जाएगा। सबको क्लियर हो गया? नहीं बेटे, क्योंकि उसने नीचे क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्कस वेदर द इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स ऑन अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ऑलवेज फॉल्स मेनली ऑन द प्रोड्यूसर। तो हमें हर सिचुएशन दिखानी है कि कब प्रोड्यूसर पे ज्यादा, कब कंज्यूमर पे ज्यादा बर्डन। क्लियर हो गया?
अगर आप सिर्फ एक इनइलास्टिक का बना के तो सिर्फ 4 मार्क्स स्कोर कर सकोगे, एंड दैट विल बी द 8 12 में से, विच इज फेलिंग. तो डिस्कस के क्वेश्चन में यू कैन नॉट चूज टू बी दैट generous with not scoring. समझ आ रही है बात? ओके ओके, लेट्स गो टू मार्क स्कीम. आपको जरा क्लियर करते हैं. ये क्वेश्चन है, analysis of incidence of a tax on manufactured product on the producer up to 4 mark, analysis of incidence of tax on manufactured product on the consumer 4 marks. सबसे पहले गाइडेंस में देखो, incidence of tax refers to the extent of to which the burden of a tax is borne by producer and the consumer. It will depend on PED and PES. It will depend on PED and PES. ठीक है. The producer, उसकी बात करते हैं. If demand for product is relatively elastic, then producer will have to pay a greater part of tax. ज़्यादा burden उस पे जाएगा. If demand for product is relatively price inelastic, then the consumer will have to pay a greater part of tax. Necessities and substitutes की बात. The degree to which a manufactured product is a necessity with few substitutes will influence the PED. In this situation, PED for the product is likely to be relatively inelastic and greater burden will be on consumer. समझ आ गई मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? बेटे नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है बेटे. हाँ, नहीं कोई जरूरत नहीं है जुर्वा. इनके तमाम ये जो क्वेश्चंस हैं, सप्लाई पे बेशक बस एक कॉम्प्लीमेंट कर दो, वो भी जरूरत नहीं है सच. मेनली पीडी आपने एक साइड हैंडल कर दी ना, दैट्स गुड इनफ. जी बेटे, आप बताएं मुझे, व्हाट शुड यू राइट? क्या हमेशा प्रोड्यूसर पे बर्डन पड़ता है? बताएं ना, यही वैल्यूएशन है. अच्छी तरह 4 मार्क्स लिए बनाया, फिर कंक्लूड करें. The burden of tax mainly falls on producer when? Complete my sentence. दोबारा बोलें, आवाज नहीं आई. When demand is elastic and supply is inelastic. ठीक है ना, दोनों बातें कर दें. And बस इतना एक गुजरवा सप्लाई पे कमेंट करना है. And producer will have lesser burden. Main burden will fall on consumer if demand is inelastic and supply is elastic. ठीक है. So it depends upon the type of good, its PED and PES, whether the burden always falls on producer. It's incorrect to say that it always falls mainly on producer. It depends on PED and PES. समझ रहे हैं? अपने एनालिसिस की बेस पे आपने उसका इवैल्यूएट किया और फाइनल जजमेंट देके कंक्लूड किया. ये इसकी वैल्यूएशन थी. सबको समझ आ गया या नहीं? सब बच्चों को 100% क्लियर है ये क्वेश्चन? बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन एंड वन ऑफ दोज मिसअंडरस्टूड टॉपिक्स जिसको बच्चे बहुत गलत करते हैं. ओके, जोशुआ कामरान, तलहा फहद, आप दोनों को ये समझ आ रहा है बच्चे? ओके, ऑफ कोर्स हमेशा अपलोड करता हूँ, तो ये भी करूंगा इंशाल्लाह. क्लास के फ़ौरन बाद इशा है, इशा के फ़ौरन बाद A2 की क्लास है. सुबह सुबह मैंने जाना है कॉलेजेस, तो मैं कल आफ्टरनून में करूँगा मुजफ्फर. ठीक है? या बिकॉज इट टेक्स एटलीस्ट हाफ एन आवर टू अपलोड द 2 वीडियोस, तो इसलिए मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना. आई ट्राई, इफ आई एम फ्रेशन अप आई डू इट. लेट्स मूव ऑन जी. 4A. कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं? इज इट पार्ट ऑफ द करंट सिलेबस? इट इज नॉट एनी मोर. शाबाश हमना. दूसरा पार्ट टोटली फ्रॉम द सिलेबस, और बड़ा मजे का क्वेश्चन उसने बनाया है. एक एक मेथड की बात की है. ये बहुत आसान है, डरना नहीं इस क्वेश्चन से, और अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ना भी नहीं है. बहुत आसान क्वेश्चन है. जैसे अब मेरे हिसाब से इन 3 में से पहला क्वेश्चन सबसे आसान है, और चौथा क्वेश्चन अगर हमारे सिलेबस में होता तो सेकंड नंबर पे ये था. थर्ड क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्वेश्चन अक्सर बच्चे इसको गलत कर बैठेंगे. सो ट्राई एंड चूज वाइजली. तो इसमें 4B को देखते हैं जी. प्रोटेक्शनिज्म कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट कंट्रीज. एक स्टेटमेंट दी उसने. डिस्कस वेदर
export subsidies are always a better method of protectionism than tariffs. दो को कंपेयर करना है हमने 4 मार्क्स के लिए, एक्सपोर्ट सब्सिडीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, एंड 4 के लिए एनालिसिस के टैरिफ्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। इवैल्यूएशन में दोनों में से बेहतर मेथड कौन है फिर कंक्लूड करना। बात समझ आ रही है बात? सो लेट्स स्टार्ट। बच्चे आप लोग मुझे बताओ, सबसे पहले नॉलेज एंड एनालिसिस के 8 मार्क्स हैं, सबसे पहले किस चीज की डेफिनेशन दोगे? प्रोटेक्शनिज्म डिफाइन कर दो मुजफ्फर, व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म? अच्छा, सिर्फ इन्होंने टैक्सेस की बात की है। डू यू थिंक इट्स अ कंप्लीट डेफिनेशन और इट्स जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ टैरिफ्स? यस, ये भी अच्छी डेफिनेशन है लेकिन इनकम्प्लीट है अभी। आप इंपोर्ट्स तक रुक गए, आपने एक्सपोर्ट्स की बात नहीं की। अब इसकी प्लीज अच्छी सी डेफिनेशन सुनो। प्रोटेक्शनिज्म रेफर्स टू एनी पॉलिसीज टेकन बाय द गवर्नमेंट to reduce imports and increase exports through methods like tariffs, subsidies, quotas, etc., by intervening in international market forces of demand and supply. This is a full definition. बेटे डेफिनेशन मुजफ्फर याद रखिएगा, यू कैन नॉट पिक अप वन मेथड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म और उसको समझोगे डेफिनेशन है पूरी। हमने 7 मेथड पढ़े हैं, तो डेफिनेशन में हम 7 तो नहीं बता सकते। सो व्हाट वी डू इज ऑल पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, protect domestic industries through intervention in international market forces of demand and supply. आप समझ आया मुजफ्फर? योर रिविजन इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, पढ़ो इसको दोबारा। अब चलते हैं जी, 4 मार्क्स के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडीज कैसे प्रोटेक्शन बनती हैं। कौन बच्चा मुझे बताएगा? एक्सपोर्ट सब्सिडीज को एक्सप्लेन करो, उससे क्या होता है कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा बिकती हैं और कैसे प्रोटेक्शन आती है हमारी डोमेस्टिक एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री को। जुर्वा के अलावा कोई और बच्चा बताए मुझे यहाँ पे। वेरी गुड। ये कौन बच्चा है? हु इज दिस, हु इज दिस? मुजफ्फर, दिस इज इट, शाबाश। लाइक आई टेक बैक माय कमेंट, यस आपकी डेफिनेशन ठीक नहीं थी लेकिन दिस वाज वेल रिवाइज्ड। देखो, जब बच्चा अच्छा काम करता है तो टीचर को खुशी होती है। सो लेट मी जस्ट फिनिश इट नाउ। बिल्कुल सही आप जा रहे हो, मुझे क्योंकि रिकॉर्डिंग में ये बात आपकी आवाज नहीं आएगी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। एक्सपोर्ट सब्सिडीज given to firms that are exporting will result in lower cost of production for those firms. Hence, supply will increase and prices will fall. As a result, they'll become more competitive in international market against other countries and will be able to sell more, especially if the demand is elastic. अब मुजफ्फर के अलावा कोई और मुझे एक्सपोर्ट सब्सिडीज क्यों कामयाब नहीं होंगी एज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, इनके डिसएडवांटेज बता दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रिटेलिएशन, बहुत अच्छे। और आखिरी चीज, सब्सिडीज आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एंड इनएफिशिएंट है। हाँ, लॉन्ग रन में गवर्नमेंट के लिए भी मैनेज करना मुश्किल और फर्म्स भी इनएफिशिएंट होती हैं, उन पर रिलाई करना शुरू होती हैं। परफेक्ट आंसर। सो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन फॉर द रिकॉर्डिंग। However, export subsidies may not be very effective if demand for exports is inelastic. Their demand will not rise that much proportionally. Secondly, other countries may retaliate and give subsidies to their own firms or put tariffs on our exports. Thirdly, subsidies are expensive. For a government, there's a cost and opportunity cost of other uses. Subsidies also make domestic firms reliant on them, inefficient, hence are not a great method of protectionism.
अब जी हम जा रहे हैं यही काम टैरिफ के साथ करेंगे। लेट्स सी, कोई बच्चा टैरिफ को डिफाइन करो, फिर उनके फायदे बताओ, कैसे अच्छी प्रोटेक्शनिज्म देते हैं, और फिर डिसएडवांटेजेस। आई वांट समवन अनएक्सपेक्टेड टू डू इट। जो बच्चे रोज जवाब दे रहे हैं वो ना दें जी। हम्म। हम्म। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज इंपोर्ट्स विल बिकम expensive. Hence, their quantity demanded will be falling, especially if demand is elastic. Perfect. अब चीज के you will make a graph for it. देखो आए अच्छे बच्चों को तो मैं यही कहता हूँ, हमेशा ग्राफ बनाओ अगर आपको लग, लेकिन अगर ग्राफ बनाओ एक्सप्लेन करो, डोंट लीव इट अनएक्सप्लेन्ड। अब टैरिफ्स के मसले बताइएगा। व्हाई इज इट नॉट अ गुड मेथड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म? बोले बोले। डिमांड इनइलास्टिक हो सकती है। और चीज, और वो आपके लिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लाएंगे, बहुत अच्छे। और हाँ, वो वैसे भी मंगवाने पड़ेंगे, नेसेसिटीज हैं। शाबाश अब्दुल अहद। एनीथिंग एल्स जी? रिलेशनशिप को छोड़ो, वो रिटेलिएट करेंगे, दे विल रिटेलिएट अगेंस्ट अस, ठीक है? रिलेशनशिप को फिर छोड़ो, गुड इनफ। और आखिरी चीज जी, अब मैं इसको एक बार पूरा रिकैप दे रहा हूँ फॉर द क्लास रिकॉर्डिंग। Tariffs are an indirect tax imposed on imported goods and services. They make imports expensive. Hence, domestic people will import less, their quantity demanded will reduce. Especially if demand is elastic, they can be very effective. Also, government gets a source of revenue which they can use for providing merit goods and welfare, infrastructure, etc. However, tariffs are ineffective when demand is inelastic. ठीक है? Very few people will stop importing. If tariffs were imposed on imported raw materials, domestic firms will experience rise in cost and cost of production will rise. Thirdly, it's a very overt method, yani bada apparent method of protectionism. World Trade Organization or trading blocs may not allow this for a country to increase tariffs too much. क्योंकि सब्सिडीज अपनी फर्म देना किसी को नहीं रोका जा सकता, वो एक ओवर्ट मेथड नहीं है, छुपा हुआ मेथड है प्रोटेक्शनिज्म का। टैरिफ बड़ा साफ साफ प्रोटेक्शनिज्म का मेथड है। समझ आ गई मेरे बच्चों? ये हमारे एनालिसिस हो गए। अब इसी में से प्लीज इवैल्यूएशन निकालें। सब्सिडीज क्या हमेशा बेहतर है प्रोटेक्शनिज्म से? क्यों बेहतर है? कब बेहतर है? जब सब्सिडीज एक्सपोर्टर्स को दी जाए और डिमांड एक्सपोर्ट्स की इलास्टिक हो। लेकिन टैरिफ ज्यादा इफेक्टिव होंगे जब डिमांड इंपोर्ट्स की इलास्टिक हो। यस बेटे। um, नहीं नहीं, डोंट डोंट डू दैट। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोटेक्शनिज्म वाला क्वेश्चन ना, इट्स अबाउट दीज मेथड्स का प्रॉब्लम। ठीक है? वो थोड़ा आउट ऑफ सिंक मुझे लग रहा है आंसर। मेरा नहीं ख्याल मार्क्स स्कीम इसको रिकग्नाइज करेगी। ठीक है? अब बिल्कुल सही है, इलीगल हिडन इकोनॉमी स्मगलिंग वगैरह इनकरेज होती है। वेरी नाइस, शाबाश मिस्टर शरियार, वेल डन, शाबाश, वेरी गुड पॉइंट। अब जी सब्सिडीज कब बेहतर मेथड है? जब डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इलास्टिक हो। टैरिफ्स कब बेहतर मेथड है? जब डिमांड फॉर इंपोर्ट्स इलास्टिक हो। सब्सिडीज क्यों बेहतर मेथड है? ये ओवर्ट मेथड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म नहीं है, OVERT, मतलब जाहिर जाहिर प्रोटेक्शनिज्म नहीं लग रहा, अपनी फर्म को सब्सिडीज दे रहे हो। जबकि टैरिफ्स बड़ा क्लियर कट ओपनली प्रोटेक्शनिज्म का मेथड है। ये शायद अलाउ ही ना करे हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप WTO लिख सकते हो कैपिटल्स में। आखिर में जी, सब्सिडीज आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोटेक्शन। किन कंट्रीज को सब्सिडीज एक्सपोर्ट वाली ज्यादा सूट करेंगी? जो नेट एक्सपोर्टर्स हैं, जिनकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा हैं। और किन कंट्रीज को टैरिफ सूट करेंगे? जो नेट इंपोर्टर्स हैं, जिनकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। सब बच्चों को 100% क्लियर हो गया है? एक्सीलेंट।
लेट्स गो लुक एट द मार्क स्कीम। और हमारा ये पेपर खत्म हो गया है। जायान, यू हैव टोटल लिबर्टी टू रिमाइंड मी ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू हैव बीन आस्किंग फॉर मेनी डेज। G. Analysis of the advantages and disadvantages of export subsidies as a method of protection, 4 marks. Analysis of advantages and disadvantages of tariffs as a method of protectionism, 4 marks. Evaluation for exercising some judgment on whether export subsidies are always a better method of protectionism than tariffs. Guidance में देखो, advantages हमने तो बहुत ज़्यादा किए थे, इन्होंने थोड़े से किए हैं. Subsidies to domestic producers will allow firms to lower cost and price and undercut foreign competition. Difficult for WTO to deal with it as they are not an overt method of protectionism. Disadvantages of export subsidies: they involve an opportunity cost in terms of other areas that government could have spent money on. Industries become too dependent on subsidy rather than trying to become more competitive. इसमें भी आप लोगों ने ज़्यादा बताया था. Tariffs के advantages: tariff is a tax or duty on import goods, making them more expensive and less competitive. If the demand for import is elastic, demand should fall. Government should use tariffs as a source of revenue. Disadvantages: they will not be successful if demand for imports is price inelastic. They may lead to retaliation. Evaluation में 3 points. If exports demand is elastic, subsidies are a better method. But if imports demand is elastic, tariffs are a better method. If World Trade Organization's pressure is there, subsidies are a better method as they're a hidden method of protectionism compared to tariffs. आखिरी चीज जी, if the country was net exporter, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, इंपोर्ट्स कम कर रहा है, subsidies are a better method. But if it was a net importer, tariffs are a better method. सब बच्चों को मेरे ख्याल में ये क्लियर हो चुका है. जी मेरे बेटा. You were unable to follow overt method का concept. देखो बेटे, टैरिफ जब आपने इंपोर्टेड गुड्स के खिलाफ लगाया, साफ साफ आप प्रोटेक्शनिज्म यूज कर रहे हो, इंटरनेशनल गुड को मुल्क में नहीं आने दे रहे. सब्सिडीज अपनी फर्म को आप वैसे ही दे सकते हो, चाहे डोमेस्टिक फर्म्स जो एक्सपोर्ट करती हैं या नहीं करती वैसे देते रहते हो. तो वो ज़रा बिल्कुल वाजिया टैरिफ की तरह प्रोटेक्शनिज्म का मेथड नहीं है. इसके ऊपर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली एक्शन नहीं ले सकती अनलेस उसको प्रूफ मिल जाए कि आप सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने के सब्सिडीज दे रहे हो और फर्म्स को नहीं दे रहे. गॉट इट? यस. एनी क्वेश्चन जी बिफोर जायान के क्वेश्चन हम हैंडल करें? जायान में आपने क्वेश्चन भेज दिए आपने. गुड. इकोनॉमिक्स 23 24 ये आ गया जी. लेट अस सी क्या क्या क्वेश्चन है. जायान, 2 क्वेश्चन है बस जायान. अच्छा, ये क्या है जो स्पेसिफिक आंसर भी आपने दिया हुआ है, इसमें क्या मसला है मेरा बेटा? नहीं, क्वेश्चन तो मेरे सामने है, मुझे बताओ इसमें क्या मसला क्या है. सेंट्रल बैंक इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल बी. हाँ जी, हाँ जी. जी जी, वही है, वही है, वही है. लेकिन ये बच्चा बच्चा कह रहा है मुझे कुछ यहाँ पे समझ नहीं आया क्लास के बावजूद. जयान, एग्जैक्टली कहाँ पे मसला आ रहा है सेंट्रल बैंक का? क्या सेकंड पैराग्राफ? An increase in money supply will be carried out by the central bank of an economy. The central bank will try to influence bank lending by commercial banks, and this will bring about an increase in money supply. Such an increase in money supply through increased bank lending is likely to reduce unemployment in the economy. क्या मसला है बेटे? सेंट्रल बैंक जो है, अच्छा A2 में है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत इजी सा है. सेंट्रल बैंक इज द बॉस ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक जिनसे हम डील करते हैं ना, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, एमसीबी, ये कमर्शियल बैंक्स हैं. सेंट्रल बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसका नोट पे नाम लिखा होता है. वो ही कंट्रोल कर रहा होता है इंटरेस्ट रेट्स को भी और मनी सप्लाई को भी. जब वो चाहे मनी सप्लाई बढ़ाना, बैंक्स को लेंडिंग करना आसान कर देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर लेंडिंग आसान कर देते हैं. बस वो ये बता रहा है कि मनी सप्लाई कैसे उन्होंने बढ़ाई और उससे कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. साइक्लिकल. समझ आ रही है बात? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? जायान, मैं वापस जा रहा हूँ आपके इसके ऊपर जो आपने फोटो भेजा हुआ है. जी जी बेटे. जी जी बेटे.
नहीं, इस सवाल में था, थोड़ा सा आएगा जिक्र। इस सवाल में था कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी लोन इज सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये लिखा हुआ था। और उसमें फिर हम ऑल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे कि चीज साइक्लिकल को तो ये खत्म कर देगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा के वो ठीक हो जाएगी। 728 पे शायद आ गए, राइट। उसके बाद जी, कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट को ये दूर नहीं कर सकेगी? स्ट्रक्चरल को ये ठीक नहीं कर सकेगी, क्योंकि या तो वो फैशन टेस्ट चेंज हुआ था, या इंपोर्टेड गुड ने लोकल गुड को रिप्लेस किया था, या टेक्नोलॉजी एडवांस हुई थी, इसकी वजह से वर्कर्स की स्किल्स आउटडेटेड हो गई थी, तो उन पे ये काम नहीं करेगी। ना ही ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो वर्कर्स एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तलाश में वेट कर रहे हैं, या फिर सीजन चेंज हुआ है तो वो ऑफ सीजन में जॉबलेस हैं, या जॉब की नेचर ऐसी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का वेट कर रहे हैं, उसमें फिस्कल एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज काम नहीं आती, उसमें सप्लाई साइड पॉलिसीज काम आती हैं। Providing information, providing subsidies to declining industries where structural unemployment is high, training and education of workers so they can learn new technologies। तो वहां पे हम एवेल्यूशन में पहले ये बात करेंगे कि जी ये सिर्फ साइक्लिकल को दूर कर सकती है, बाकियों के लिए हमें एक्सपेंशनरी सप्लाई साइड पॉलिसीज, जो मैंने भी नाम लिए, वो यूज करनी पड़ेंगी। हमना गॉट इट? हमने बेटे क्लियर हो गया? ओके। जयान मियाँ, उल्टा सा क्वेश्चन आपने ये भेजा हुआ है, मैं इसको रोटेट कैसे करूँ? इसको रोटेट कैसे करें? चलें, with the aid of a diagram explain how consumer surplus is affected by a decrease in the price of a luxury product with many substitutes and of an essential product with few substitutes। 8 मार्क का क्वेश्चन है। वो कहता है डायग्राम्स बनाएं, मुझे दिखाएं कंज्यूमर सरप्लस कैसे अफेक्ट होता है अगर प्राइस डिक्रीज हो किसी लग्जरी प्रोडक्ट की जिसकी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं, सबसे पहले कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस तो आपने ड्रॉ कर दिया, इसमें आपको सप्लाई कर्व लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिमांड कर्व लगाओ इलास्टिक वाला, प्राइस कम करके दिखाओ कितनी कंज्यूमर सरप्लस का एरिया बढ़ रहा है, सब्सिडीज के रिजल्ट में प्राइस फॉल, सॉरी सब्सिडीज नहीं, एज ए रिजल्ट कि लग्जरी प्रोडक्ट की इलास्टिक डिमांड होगी, वो मेनली आपसे ये सुनना चाह रहा है। और प्राइस कम होने के बाद भी इतना ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस नहीं बढ़ेगा, जबकि एसेंशियल प्रोडक्ट विद मेनी सब्स्टिट्यूट्स उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी। जब प्राइस कम करोगे तो कंज्यूमर सरप्लस पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इसमें सप्लाई कर्व लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल 2 डिमांड कर्व लगा के आपका काम हो जाएगा। मसलन मैं आपको पहले इलास्टिक वाला बना के दिखाता हूँ। थ्योरी में आपने क्या लिखना है कि प्रोडक्ट विच इज लग्जरी एंड हैज मेनी सब्स्टिट्यूट्स इज लाइकली टू बी वेरी इलास्टिक। अब देखो, प्राइस थी पी, टेढ़ा लगी लाइन में, सीधी करो इसको, प्राइस थी पी, हम डिमांड कर्व तक आए, कंज्यूमर सरप्लस वाज जस्ट दिस एरिया ए। अब प्राइस मैंने कम की है, कंज्यूमर सरप्लस इज एरिया बी एंड सी एज वेल। सो कितना इंक्रीज हुआ एरिया बी एंड सी। इन इलास्टिक डिमांड में आप एक स्ट्रेट सा कर्व लगाएंगे, पहली प्राइस लगाई, एरिया ए वाज द कंज्यूमर सरप्लस, फिर प्राइस आपने कम की, बी एंड सी इज द कंज्यूमर सरप्लस। बस आप ये बता देंगे और कमेंट क्या करना है, इन इलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा बढ़ता है, इलास्टिक डिमांड में प्राइस फॉल होने से कंज्यूमर सरप्लस कम बढ़ता है। अब समझ आ गया जयान? इसमें सप्लाई कर्व की जरूरत नहीं है। प्रूव हो रहा है, प्रूव हो रहा है। समझ आ रही है बात? ग्राफ में देखो, ए को कंपेयर करो बी सी से, ए बी सी से तकरीबन बराबर है, इलास्टिक में थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो इन इलास्टिक में ए के मुकाबले बी और सी को अगर इकट्ठा करें वो काफी बड़ा एरिया बन रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है कंज्यूमर सरप्लस। दैट्स ऑल नीड टू से। जी जी जी, ये वाला समझ आ गया सबको या नहीं, मुझे बताएं। ओके, एक दो बच्चे और एंटर होना चाह रहे हैं मीटिंग में? नहीं? अच्छा, आपने एक और क्वेश्चन भेजा है, राइट, लेट मी क्विकली चेक। जी बेटे,
इनइलास्टिक होगी ना। लग्जरी विद मेनी सब्स्टिट्यूट्स है और दूसरी नेसेसिटी विद फ्यू सब्स्टिट्यूट्स है, ये बताया उन्होंने। क्यों नहीं हो रहा? देखो मैंने बनाया है, पहले वाली का इलास्टिक और दूसरे वाली का इनइलास्टिक। शिफ्ट क्यों होगा बेटे? प्राइस कम होने से ऑन द कर्व मूवमेंट आती है। बेशक सब्स्टिट्यूट से डिमांड इलास्टिक हो और प्राइस कम हो तो ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी ना। प्राइस चेंज डज नॉट शिफ्ट डिमांड और सप्लाई, ये बात तो हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं कई दफा। क्लियर सुरवा? ओके। अब आपने ये क्वेश्चन भेजा है जी, शुक्र है सीधा है। सॉरी। ओके ओके। हमने आपने कोई क्वेश्चन भेजा है कि नहीं? आप कह रहे थे ठीक है, ओके फाइन ग्रेट। बस बच्चों दो चीजें करनी है, फुल फेथ इन योर एबिलिटी एंड अल्लाह's हेल्प। कॉन्फिडेंस से जाके पेपर देना है। पहली दफा क्वेश्चन नहीं समझ आया दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, बंदा टेंस्ड होता है सेक्शन ए में खास तौर पे, फिर समझ आना शुरू हो जाता है। रहने दें, ओके फाइन। अच्छा, मैं कल की क्लास जिसमें हमें परसों की क्लास में जब वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वाले ग्राफ आए थे, आप लोगों ने बहुत वियर्ड से आंसर किए थे। यू वांट मी टू रीइटरेट दैट कॉन्सेप्ट या सबको क्लियर है कि वेज बढ़ने से कैसे डिमांड पुल और कॉस्ट पुश दोनों इन्फ्लेशन आती हैं? एक दफा करवा दूं? जुबानी बताता हूँ पहले, फिर ग्राफ बना देता हूँ। देखो, जब वेज बढ़ती है तो लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं। इनकम्स बढ़ती हैं तो कंजम्पशन का इंजेक्शन आता है, उसको देख के फर्म्स भी इन्वेस्ट करती हैं। इन इंजेक्शंस की वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व, लेबल बड़े ध्यान से, मैक्रो का है, रियल जीडीपी आपने पहले लगाया जी, एडी जीरो, एएस जीरो, इक्विलिब्रियम जीरो, प्राइस लेवल वाज पी जीरो एंड नेशनल इनकम वाज वाई जीरो। अब जब वेजेस बढ़ेंगी, लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में इंजेक्शन आएगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ, प्राइस लेवल बढ़ गया, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गई आपकी। कॉस्ट पुश के लिए जब वेजेस बढ़ती हैं, एडी, एएस, इक्विलिब्रियम, प्राइस, नेशनल इनकम, लेबल होने चाहिए प्राइस लेवल, रियल जीडीपी। अब कौन सा कर्व शिफ्ट करेगा जब वेजेस बढ़ेंगी? फर्म्स की कॉस्ट बढ़ेगी, उससे एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम ऊपर आया, प्राइस लेवल बढ़ा और रियल जीडीपी कम हो गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब समझ आ गया? ये वो क्वेश्चन था। अब मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब दें। एक्सप्लेन यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम, हाउ एन इंक्रीज इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ठीक है, दो चीजें इकट्ठी पूछ रहा हूं, हाउ एन इंक्रीज इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड एंड रिडक्शन इन गवर्नमेंट सब्सिडीज या इंक्रीज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बाय गवर्नमेंट विल अफेक्ट डिमांड पुल, विल अफेक्ट द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। क्वेश्चन समझ आ गया? दो क्वेश्चन है एक ही में। आपने एडीएस ग्राफ बनाने हैं, दो फैक्टर, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ा है और गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिए, इन दोनों का इफेक्ट बताना है आपने प्राइस लेवल और आउटपुट पे। मैं बेसिक लेवल करके ग्राफ बना रहा हूं, आप लोग उतनी देर में सोचें, वन बाय वन कीजिएगा ताकि गलती होने का चांस कम से कम हो। वेरी गुड। हम हैदर खान, वेट, यू रशिंग इट। एग्रीगेट डिमांड बढ़ी,
अब गवर्नमेंट ने जब इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए हैं तो कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा? एएस लेफ्ट पे शिफ्ट होगा बेटे, एएस लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। प्राइस लेवल बढ़ गया, नेशनल इनकम अनसर्टन है। समझ आ गई बात? आउटपुट एम्प्लॉयमेंट अनसर्टन है, प्राइस लेवल, दोनों फैक्टर्स, डिमांड भी बढ़ रही थी, सप्लाई भी कम हो रही थी, प्राइसेस तो बढ़ेंगी। कीप इट वेरी सिंपल। बच्चों समझ आ रहा है? ये एक आधा और करवा दूं? ओके, यू वांट टू प्रैक्टिस वन मोर और you're ऑल गुड? जी अब्दुल वहीद, सॉरी। अच्छा, आप एक सब्सिडी समझ लेंगे, ठीक है, मेक सेंस। वरना तो हाँ बड़ा अच्छा था, लेकिन ऑलवेज ड्रॉ इट बिफोर मेकिंग कंक्लूजन, क्योंकि इसमें मैं भी कभी नहीं कंक्लूड करूंगा, गलती हो जाती है। जी बच्चों, एनी अदर क्वेश्चन? जी जी, आपने एक और भेजा है। लेट्स, नो वरीज नो वरीज, इसलिए मैं बैठा हूँ। राइट, लेट्स सी। लास्ट क्वेश्चन आपने, उप्स, पीछे चला जाता है हमेशा है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने आखिरी भेजा है, इससे भी नीचे। पता नहीं ये नीचे क्यों जाने दे रहा, मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके जाता हूँ। एक सेकंड जी, लेट मी जस्ट ट्राई टू गेट वेयर वी शुड गेट। राइट वाला एरो, अच्छा। जी बताएं मुझे, ये आखिरी क्वेश्चन ये वाला ना? यही मैंने खोला था ये। अच्छा, वो कह रहे हैं डिस्कस द डिफिकल्टीज दैट माइट बी एनकाउंटर्ड व्हेन अडॉप्टिंग सप्लाई साइड पॉलिसीज टू एक्सपैंड द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी एंड कंसिडर वेदर दीज डिफिकल्टीज कैन बी ओवरकम। बेटे, सप्लाई साइड पॉलिसीज सबको पता है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ। मैं आता हूँ दयान उस पे। बाकी बच्चों को सबको सप्लाई साइड पॉलिसीज पता है, और कैसे कैसे वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को राइट पे शिफ्ट करती हैं, पीपीसी को राइट पे शिफ्ट करती हैं, सबको पता है। ओके, अब डिफिकल्टी क्या है जी? मसलन आपने लेट्स से लेबर को एजुकेट एंड ट्रेन किया है, जायान, उसके रिजल्ट में आपको बजट डेफिसिट फेस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को काफ़ी एक्सपेंस है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह आ रही है, और हो सकता है लेबर आपका मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में चली जाए, ब्रेन ड्रेन हो जाए। अब इनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? जो शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, या तो आप मल्टी नेशनल्स को इनकरेज करो कि आपके मुल्क में पैसा आ जाए और वो आके लेबर को ट्रेन कर दें, या फिर आप आईएमएफ वगैरह से लोन लेके अपनी लेबर को ट्रेन करवा दो, ठीक है, ताकि वो जो फंड्स की शॉर्टेज की मसला था वो आप दूर कर लें। लेबर छोड़ के क्यों ना जाए, आप ऐसी गुड होलसम इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि लेबर आपके मुल्क में रुके, बाहर ना जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। समझ आ गया? सॉरी सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट करवा लें उनको कि आपको ट्रेनिंग दी है, 5 ईयर का बॉन्ड है, आप किसी लोकल कंपनी में काम करोगे, वरना आपका लाइसेंस एक्सपायर कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। समझ आ गया जायान? लॉजिकल है ये। एनीवन एल्स? मसलन कौन सी? हम्म, अच्छा, लॉन्ग रन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लॉन्ग रन में जाके इफेक्ट आ रहा है। उसका भी हल है बेटे। एजुकेशन लॉन्ग रन इफेक्ट देती है। जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज से 5-4 साल बाद जाके, 6 साल बाद जाके आप लेबर मार्केट का हिस्सा बनोगे। वोकेशनल ट्रेनिंग, पेशा वराना ट्रेनिंग इमीडिएटली इफेक्ट करती है। आपने क्लर्क को एमएस ऑफिस पे ट्रेन करवा दिया, पब्लिशर पे ट्रेन करवा दिया, 3 महीने के अंदर अंदर वो प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो उसमें भी आप वोकेशनल ट्रेनिंग ज्यादा करवा दो ताकि इमीडिएट इफेक्ट आना शुरू हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ, दे एक्सपेक्ट अ बिट टू मच फ्रॉम द किड्स, कि बच्चे, इसलिए तो इतना लो ग्रेड थ्रेशोल्ड है, इसलिए तो बच्चे दे रहे होते हैं विद वेरी लिटिल राइटिंग। जी बेटे। मतलब आई पर्सनली लाइक एक को करें, साथ में प्रॉब्लम और साथ में ही उसको सॉल्व करने के तरीके बताते जाएं, ठीक है।
वो ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन होती है, एंड पे स्टेटमेंट बस इकट्ठी करके दे दें। समझ आ गया ना? अब साथ साथ अगर कर ले तो दी बेस्ट है। जी आई गेस दैट्स इट फॉर टुनाइट। मैं क्लास ऑफ कर दूं?